9 सितंबर 2025 को ओरेकल अपनी क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट जारी करती है। उसके अगले ही दिन सितंबर 10 को वॉल स्ट्रीट में कुछ ऐसा होता है कि सब लिटरली शॉक हो जाते हैं। Oracle is having its biggest jump since 1992. ओरेकल 1992 के बाद सबसे बड़ा जंप ले रहा होता है स्टॉक मार्केट में। ओरेकल का स्टॉक प्राइस लिटरली ब्लास्ट कर रहा होता है। $241 से $328 बस सिर्फ कुछ ही घंटों में पहुंच जाती है। कंपनी अपने मार्केट कैप में एक दिन में $24 बिलियन ऐड कर देती है। इसी एक्सप्लोजन की वजह से को फाउंडर लैरी एलिसन के नेटवर्थ में 100 बिलियन ऐड हो जाता है सिर्फ एक दिन में, और वो इलॉन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। What does it take to make $100 billion in a day? Ask Larry Ellison. He is the co-founder of Oracle, the tech company, and he's just pulled off the impossible. $100 billion in a day. His wealth skyrocketed overnight. For a few hours, he was the richest person in the world, even richer than Elon Musk. आखिर उस अर्निंग रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि जिसने ओरेकल के स्टॉक प्राइस को इतना आसमान पे पहुंचा दिया? और सबसे मेन सवाल, आखिर ये ओरेकल कंपनी करती क्या है? क्योंकि जरा सोच के देखो, अगर हम टॉप बिलियनर्स की कंपनी की लिस्ट देखें तो हमें बिल्कुल पता है कि उनकी कंपनीज क्या करती है। इलॉन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर को ओन करते हैं। मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया की दुनिया के बादशाह हैं। जेफ बेजोस ने अमेजोन बनाया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने गूगल क्रिएट किया। लेकिन फिर आते हैं लैरी एलिसन और उनकी कंपनी ओरेकल, जिसका 99% चांस है कि आपके अराउंड जितने भी लोग हैं वो नहीं जानते कि ओरेकल असल में करती क्या है, और शायद ही किसी ने कभी ओरेकल का प्रोडक्ट परचेज किया होगा। फिर भी इस कंपनी का वैल्यूएशन आज $900 मिलियन तक पहुंच गए हैं, और लैरी एलिसन दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। हमें से बहुत कम लोग जानते कि ओरेकल कंपनी आखिर में करती क्या है। लेकिन सबसे सरप्राइज कर देने वाली बात यह है कि ये कंपनी हमारे बारे में सरकार से भी ज्यादा जानती है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी कंपनी का नाम लिया, सभी कंपनी ओरेकल को यूज करती है और उस पर हैवी डिपेंडेंट है। ओरेकल का स्टॉक प्राइस इतना क्रेजी क्यों बढ़ रहा है, उसे जानने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर ओरेकल कंपनी काम क्या करती है। इस वीडियो का टोटल 5 पार्ट है। पहला पार्ट है लैरी एलिसन का लाइफ के बारे में, और उसके बाद 4 ऐसे बोल्ड मूव्स जो लैरी एलिसन ने अपने लाइफ में खेला ओरेकल को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। लैरी एलिसन का जन्म एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी शिकागो में फिजिक्स और मैथमेटिक्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन सिर्फ एक सेमेस्टर बाद ही वो वहाँ से ड्रॉप आउट हो गए। उसके बाद वो कैलिफोर्निया चले गए। वहाँ पे उन्होंने एम्पेक्स कॉर्पोरेशन में अपनी पहली प्रोग्रामिंग की जॉब स्टार्ट की। 1977 में लैरी ने $1000 के साथ ओरेकल की स्टार्ट की, और 1993 तक कंपनी की वैल्यूएशन $बिलियन में पहुंच गई, जिससे लैरी बिलियनर बन गए। अब सवाल ये आता कि इतने कम टाइम में लैरी ने ऐसा क्या किया कि $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी। एक्चुअली लैरी एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं जो उनकी बुक में भी लिखा हुआ है, यू कैन नॉट गेट रिच बाय डूइंग व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग। इसी थिंकिंग के साथ लैरी ने अपनी लाइफ में 4 ऐसे बोल्ड मूव लिए जिसकी वजह से वो आज यहाँ पहुंच गए। सबसे पहला बोल्ड मूव 1970 में लिया गया, दूसरा 1980, तीसरा 1990 और चौथा 2010 में। और यही 2010 वाली बोल्ड मूव ऐसी जिसकी वजह से आज ओरेकल के स्टॉक प्राइस इतने ज्यादा हाई जा रहे हैं। लेकिन चौथे बोल्ड मूव को समझने से पहले हमें तीनों बोल्ड मूव को समझना पड़ेगा। 1960 से पहले कंपनीज, बैंक और गवर्नमेंट का सारा डाटा पेपर बेस्ड फिजिकल फाइल्स में स्टोर होता था। रैक्स, बॉक्सेस और फोल्डर से भरे हुए रूम होते थे। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ एक तरीका था, उस आदमी को ढूंढो जिसको पता है कौन सी फाइल कहाँ पे रखी हुई है। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर का एरा शुरू हुआ और ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल फॉर्मेट की तरफ शिफ्ट होने लगी। इस रैपिड डिजिटल शिफ्ट की वजह से हर कंपनी कंप्यूटर बनाने की रेस में कूद गई। कौन सबसे ज्यादा मशीन बेच पाएगा? उस टाइम IBM कंप्यूटर मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर था, मगर जब लैरी ने डिजिटल एरा को अब्सॉर्ब किया तो उन्हें लगा कि कंपनी की दिक्कत कम नहीं बल्कि और सीरियस हो गई है। पहले एक कंट्रोल रूम होता था जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे, लेकिन अब हर डिपार्टमेंट HR, फाइनेंस, सेल्स अपने अपने कंप्यूटर्स में डेटा स्टोर कर रहा था। मतलब कि डेटा ये तो डिजिटल हो गया था, पर ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। ये एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी लग रहा था जहाँ किताब ढूंढना हो तो एग्जैक्ट सीरियल नंबर चाहिए, नाम या फिर ऑथर से सर्च नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैरी ने डिसीजन लिया, किसी भी तरह डेटा को ऑर्गेनाइज करके सिस्टम में लाना होगा, तभी सब कुछ स्मूथ चलेगा। 1970 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे लैरी की पूरी डायरेक्शन ही बदल गई। उन्हें IBM का 1970 का एक रिसर्च पेपर मिला, रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक। इस पेपर में रिलेशनल डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने का आइडिया दिया गया था, डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करना। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो एक एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं।
हैं। XYZ एक बैंक है जिसके 4 डिपार्टमेंट्स है, अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, लोन्स और इंश्योरेंस, और एक कस्टमर है तलकीन। ओल्ड सिस्टम में हर डिपार्टमेंट अपनी मशीन में तलकीन की अलग अलग फाइल स्टोर करता था। अगर तलकीन का एड्रेस चेंज करना हो तो 4 अलग जगह अपडेट करना पड़ता। एक भी जगह अपडेट न होने से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज की वजह से 2 प्रॉब्लम सामने आ रहे थे। पहला था डेटा डुप्लीकेशन एंड दूसरा था मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का टाइम वेस्ट होना। IBM के रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ने ये पूरी दिक्कत सॉल्व कर दी थी। डेटा मास्टर टेबल में ऐड होगा और उससे जुड़े सारे टेबल में भी ऐड हो जाएगा। कस्टमर के लिए एक मास्टर टेबल ID, नेम, एड्रेस और फोन नंबर। बाकी डिपार्टमेंट्स के टेबल में कस्टमर ID होगा जो मास्टर टेबल से लिंक करेगा। अब अगर तलकीन का एड्रेस बदलना हो तो अपडेट सिर्फ एक जगह करना होगा, वो है कस्टमर टेबल। जैसे ही कस्टमर टेबल में तलकीन का एड्रेस अपडेट होगा, बाकी सारे टेबल में ऑटोमेटिक वहाँ पे भी वो अपडेट हो जाएगा। इसके 2 फायदे थे। पहला, डुप्लीकेशन जो था वो खत्म हो गया, और दूसरा, सारे टेबल इंटरकनेक्टेड थी, मतलब कि ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रही थी। साथ ही पेपर में एक क्वेरी लैंग्वेज भी था, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिससे स्पेसिफिक सवाल पूछ के एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है। IBM ने ये पेपर को लॉन्च किया पर उसे मार्केट में लॉन्च नहीं किया। इसका रीजन ये था कि उन्हें कंप्यूटर में ज्यादा स्कोप दिख रहा था। लैरी ने पेपर पढ़ते ही टाइम वेस्ट नहीं किया। अपनी कंपनी एम्पेक्स से उन्होंने बॉब माइनर और एड ओट्स को कन्विंस किया। लैरी ने उन दोनों से बोला कि डाटाबेस ही फ्यूचर है। दोनों एग्री हो गए और 1977 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज बनाई, जिसका नाम बदल के ओरेकल हो गया। लैरी को पता था अगर उनका प्रोडक्ट हिट हो गया तो IBM आसानी से कॉपी कर लेगा, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा, मशीन्स भी है और कस्टमर भी। इसलिए लैरी ने 3 सिंपल ट्रिक यूज किए। सबसे पहला था कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। ओरेकल को जल्दी क्लाइंट चाहिए था, इसलिए लैरी ने पहले ही बार में वर्जन 2 लॉन्च किया। इससे कस्टमर को ये लगा कि ओरेकल का ये वर्जन 1 अपडेटेड है, और सरप्राइजिंगली ये ट्रिक काम कर गई। उनका पहला क्लाइंट बना CIA। लैरी का दूसरा ट्रिक था ओरेकल विथ एवरीवन। ओरेकल ने अपने डेटाबेस को ऐसा बनाया कि जो कि हर कंपनी के कंप्यूटर के साथ वो कम्पेटिबल था। इससे ओरेकल इंटरप्राइज की टॉप चॉइस बन गया और कंप्यूटर मैन्युफैक्चर से उनकी डायरेक्ट कंपटीशन खत्म हो गई। और तीसरा था डील विथ बिग फर्म्स। ओरेकल मेनली गवर्नमेंट, बैंक्स और बिग फर्म्स को टारगेट करती थी। इसके पीछे उनकी एक ब्रिलियंट साइकोलॉजी थी। अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक बार ओरेकल यूज करना स्टार्ट कर दे तो सालों तक वो स्विच नहीं करेगी किसी और कंपनी पे, क्योंकि डेटा माइग्रेशन इतना आसान नहीं होता। माइग्रेशन करने टाइम अगर एक छोटा सा भी बग आ जाए तो पूरी कंपनी का डेटाबेस इधर से उधर हो सकता है। और इन 3 रीजन की वजह से ओरेकल की ग्रोथ को रॉकेट स्पीड दे दी। 1986 में कंपनी का IPO आया और वो सुपर सक्सेसफुल था और ओरेकल की वैल्यूएशन $2 मिलियन तक पहुंच गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत था। रियल स्टोरी लैरी की 2nd, 3rd और 4th बोल्ड मूव में था। 1980 के एंड तक कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक ह्यूज चेंज आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। With a graphical user interface and a mouse to interact with it. This was a radical evolution from the command line interfaces found on all other personal computers of the era. अब कंप्यूटर को माउस से कंट्रोल किया जा सकता था, कमांड्स टाइप करने की जरूरत नहीं थी। इससे फायदा ये हुआ कि कंप्यूटर सिर्फ टेक लोगों तक सीमित नहीं रहा, कॉमन पीपल तक ये पहुंच गया था। यहीं से फिर पर्सनल कंप्यूटर का एरा शुरू होता है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM सब नए दौर में लग गए, लेकिन लैरी को PC एरा में भी एक फ्लॉ दिख गया। PC सस्ते होने की वजह से ऑफिस में डजन ऑफ मशीन्स लग चुके थे। कंपनी एक फेमस आर्किटेक्चर फॉलो कर रही थी, वो था क्लाइंट सर्वर मॉडल। आइडिया सिंपल था, छोटे छोटे कंप्यूटर्स जो कि क्लाइंट के लिए फ्रंट एंड के जैसे सॉल्व करेंगे, और एक बड़ा कंप्यूटर जो कि सर्वर जैसे एक्ट करेगा, जिसमें बैकएंड और डेटाबेस होगा। उस जमाने का ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड था। इवन ओरेकल्स भी यही मॉडल पे काम कर रही थी, बट लैरी के हिसाब से ये फंडामेंटली रॉन्ग था। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं KFC का इंडिया में 3 फ्रेंचाइज है, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद। हर स्टोर में क्लाइंट सर्वर सेटअप है। अगर CEO को पूरा इंडिया की सेल्स रिपोर्ट चाहिए तो वो दिल्ली से क्वेरी लेगा, मुंबई से क्वेरी लेगा और हैदराबाद से क्वेरी लेने के बाद तीनों को मैनुअली ऐड करेगा। ये सिर्फ सेल्स का एक एग्जांपल है। जैसे जैसे डेटा बड़ा होता जाएगा ये प्रॉब्लम 100 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। लैरी इस मॉडल को कहते हैं कि ये आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि डिस्कनेक्टेड है मेन लैंड से। और यहीं पे ट्विस्ट आता है लैरी का क्रेजी आइडिया, जहाँ पूरी इंडस्ट्री क्लाइंट सर्वर को पूरा फीचर मान रही थी। लैरी ने उल्टा सोचा। उन्होंने एक इंसेन आइडिया प्रपोज किया, 1 कंपनी 1 डेटाबेस। सिर्फ एक ही सेंट्रल डेटाबेस होगा, इतना पावरफुल कि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लोकेशन से बिना डिले के यूज कर सकता है। इंडस्ट्री ने उनका मजाक उड़ाया और आर्गुमेंट भी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो था। लेकिन लैरी को फुल कॉन्फिडेंस था, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, नेटवर्क फास्ट होगा और सेंट्रलाइज सिस्टम ही वर्क करेगा। और इंटरप्राइज तब तक नहीं मानते जब तक कोई प्रूफ न मिल जाए। तो लैरी ने अपनी ही कंपनी पे एक्सपेरिमेंट किया। ओरेकल ने अपने 70 इंटरनल डेटाबेस को मर्ज करके एक सिंगल डेटाबेस बना दिया और रिजल्ट बहुत ही
ज्यादा शॉकिंग था। ओरेकल हर साल $1 बिलियन सेव कर रहा था सिर्फ एक आर्किटेक्चर चेंज करके। इस सक्सेस के बाद लैरी ने इस आइडिया को मार्केट में एग्रेसिवली पिच किया। ऑलमोस्ट एवरी फॉर्च्यून 500 कंपनी इस मॉडल पे शिफ्ट हो गई, वन कंपनी वन डेटाबेस पे। ये इतना पॉपुलर हो गया कि इंडस्ट्री में एक जोक था, नो वन एवर गॉट फायर्ड फॉर चूजिंग ओरेकल। The biggest websites, from Amazon.com to Yahoo, and the biggest companies, from British Airways to General Motors, use Oracle for e-business. Do you? बट फिर 1990 का आसपास इंटरनेट एरा शुरू होता है। वो फॉर्च्यून 500 कंपनी जो मार्केट के किंग थे, उनमें से कई कंपनीज एक ही साथ में निपट गए और नए .com प्लेयर्स उनकी जगह लेने शुरू हो गए। अमेजॉन, गूगल, याहू जैसे बड़े चैलेंजेस फील्ड में उतर गए थे। इस डिजिटल वेब का इम्पैक्ट ओरेकल पे भी पड़ा था। बट इसी वक्त लैरी ने सबसे अपना स्मार्ट बोल्ड मूव खेला। इंटरनेट एक्सप्लोड करते ही ओरेकल के सामने दो बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गया। सबसे पहला था डेटाबेस जो कि ओपन सोर्स, एंड द सेकंड वन वाज सॉफ्टवेयर स्टैक का कंट्रोल। सबसे पहले समझते हैं ओपन सोर्स थ्रेट कोज। 1990 के बाद MySQL, PostgreSQL जैसे काफी फ्री डेटाबेस लॉन्च होने लगे। ओपन सोर्स का मतलब फ्री, नो लाइसेंस कॉस्ट, और दुनिया भर के डेवलपर्स इन टूल्स का इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे सकते हैं। ये फ्री डेटाबेस स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस में आराम से फैलने लगा और धीरे धीरे ओरेकल का मार्केट शेयर ये खा रहे थे। लैरी का रिस्पॉन्स सिंपल था, एक बोल्ड स्टेप। उन्होंने MySQL की पेरेंट कंपनी को $7.4 बिलियन में ही खरीद लिया और लोगों ने सोचा कि MySQL अब पेड हो जाएगा, बट लैरी ने उल्टा किया। लैरी ने MySQL को ओपन सोर्स ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रिक था। लैरी को पता था अगर कोई भी स्टार्टअप MySQL यूज करके अपना स्टार्टअप को आगे बढ़ाएगा तो वो आगे जाके ओरेकल का इंटरप्राइज खरीदेगा ही। और दूसरा ट्रिक ये था कि MySQL ओपन सोर्स होने की वजह से डेवलपर्स नए फीचर उसमें ऐड करते जा रहे थे। जो फीचर कम्युनिटी डेवलप करती ओरेकल उसे अपने इंटरप्राइज में ऐड कर लेता। यानी लैरी को पूरी दुनिया का R&D जीरो कॉस्ट में मिल रहा था। इस तरह ओरेकल ने अपनी ओपन सोर्स थ्रेड को रिवर्स कर लिया अपने फेवर में। अब आते हैं दूसरे थ्रेड पर, वो है सॉफ्टवेयर। टेक स्टैक में 3 लेयर्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस। और ज्यादातर केस में डेटाबेस का फीचर सॉफ्टवेयर वेंडर्स की चॉइस पर डिपेंड करता है। लैरी को डर था कि अगर बड़े सॉफ्टवेयर वेंडर्स डिसाइड कर ले कि वो ओरेकल की जगह अपनी डेटाबेस एडप्ट करेंगे या फिर खुद का डेटाबेस बनाए लेंगे तो ओरेकल का गेम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए लैरी ने डिसाइड किया कि ओरेकल खुद सॉफ्टवेयर सेगमेंट में उतरेगा। CRM, ERP, HR सब कुछ एंड टू एंड। लेकिन कंपटीशन बहुत ही ज्यादा था। SAP, PeopleSoft, Siebel ऑलरेडी डोमिनेटिंग थे और लैरी ने यहाँ पे कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा ही नहीं था। ओरेकल ने इन सारे कंपनी को खरीद लिया। PeopleSoft, Siebel, BAE सिस्टम, Sun Microsystems और भी 100+ कंपनी को बिलियंस में खरीद लिए, जिससे उनका एम्पायर सिक्योर हो गया। इस मूव की वजह से सालों तक बैंक्स, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट उनके डेटाबेस इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट है। अब आता है असली सवाल, 2020 के बाद कोई बड़ा इनोवेशन नहीं हुआ ओरेकल में, तो फिर 2025 में स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? और इसका आंसर है लैरी ने जो चौथा मूव 2012 में खेला था उसकी वजह से। तो फिर चलिए समझते हैं फोर्थ फाइनल मूव। 2010 के आसपास क्लाउड कंप्यूटिंग ने पूरे टेक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल आइडिया था, हेवी सर्वर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, बस रिसोर्सेज रेंट पर मिल जाए, ट्रैफिक के हिसाब से इंस्टेंट स्केल अप या फिर स्केल डाउन कर सकते हैं। ये दो रीजन की वजह से पूरे मार्केट का गेम चेंज हो गया। अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें लगा दिए। लैरी ने इनिशियल डेज में इसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया, पब्लिक इंटरव्यूज में इसे स्टूपिड कहा। I mean, the guy said, "Oh, it's in the cloud." Well, what is that? I mean, it's this nonsense. बट बहुत ही जल्दी रियलिटी में उनका ओपिनियन गलत साबित हो गया। क्लाउड सही में डिस्ट्रप्टिव निकला। ओरेकल क्लाउड में लेट आया, इसलिए मार्केट शेयर आज भी सिर्फ उनका 2% है। बट यहाँ पे ट्विस्ट आता है, लास्ट कुछ मंथ्स में ओरेकल को इंसेन साइज का क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। OpenAI ने $300 बिलियन की मल्टी ईयर्स डील साइन की है। XAI ने पार्टनरशिप की है। गूगल कुछ AI वर्कलोड्स ओरेकल पर रन कर रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, ओरेकल का मार्केट शेयर स्मॉल होने के बावजूद AI कंपनीज उसको चूज क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर है लैरी के 3 जीनियस प्लेयर। सबसे पहला है बेयर मेटल आर्किटेक्चर, जहां AWS, GCP, Azure वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं, मतलब शेयर रिसोर्सेज वो यूज करते हैं। ओरेकल कहता है प्योर फिजिकल मशीन, मतलब फुल रैम, फुल CPU, फुल स्टोरेज डेडिकेटेड रहेगा हर एक सिस्टम के लिए। AI वर्कलोड्स को शेयर कंप्यूटर सूट नहीं करता। लैरी ने ये फीचर पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। दूसरा था ऑन प्रेमिस क्लाउड फ्लेक्सिबिलिटी। ओरेकल कस्टमर को ऑप्शन देता है, पूरा ओरेकल क्लाउड आपके डाटा सेंटर में इंस्टॉल कर देंगे। ऑन प्रेमाइज
ओरेकल रैक्स की लेटेंसी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। और तीसरा था कॉस्ट एडवांटेज। ओरेकल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा टाइटली इंजीनियर्ड है, स्पेसिफिक AI कंप्यूट करने के लिए ऑप्टिमाइज है। एक रिपोर्ट के अनुसार ओरेकल का वर्चुअल मशीन 61% चीपर है, जबकि ओरेकल ब्लॉक स्टोरेज अप टू 99% चीपर है। बाकी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जनरल वर्कलोड्स के लिए ट्विंड है। ओरेकल ने पूरा डेटा सेंटर हैवी कंप्यूट के हिसाब से डिजाइन किया है। इसी की वजह से जब सितंबर में क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट आई तो ओरेकल का स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा हाई चला गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।